हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 9 सर्कल्स। चैप्टर 9 सर्कल चैप्टर का हम देख रहे हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें हम सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सर्कल क्या होता है और सर्कल के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, पिछले क्लासेस में आप करके आए हो, लेकिन यहाँ पर हम एक बार उनको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो सर्कल बेटा, सर्कल क्या होता है? एक सर्कल होता है, देखो सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होता है? सर्कल की मिड वैल्यू, जहां से हम अपना कंपास से, जैसे हम सर्कल को बनाते हैं, किससे बनाते हैं? कंपास से बनाते हैं। तो कंपास से अगर हम बना रहे हैं सर्कल को, तो यहाँ पर हम कंपास की नीडल यहाँ पे रखते हैं और फिर हम उसको सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो जहां पर नीडल रखी जाती है वो पॉइंट होता है सर्कल का सेंटर। और इस सेंटर से सर्कल का जितना भी डिस्टेंस होता है सर्कमफ्रेंस तक, वो सभी जगह से सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस सभी जगह से सेम होता है, हर पॉइंट से सेम होता है। ठीक है, तो ये था इसका सेंटर। नेक्स्ट है रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस सर्कल के सेंटर से लेकर और सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है सर्कल के सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक, तो ये डिस्टेंस हमारा इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है एंड इस तरीके से भी। एक सर्कल के अंदर बहुत सारी रेडियस हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस है। नेक्स्ट है हमारा डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है बेटा? सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है एक लाइन सेगमेंट और सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पर वो टच करती है। ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल की ये बाउंड्री। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ये स्क्वायर है तो हम ये जो करते हैं, ये जो इसका पैरीमीटर फाइंड करते हैं, इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरीमीटर बोलते हैं। इसी तरीके से सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है और सर्कल के दूसरे सर्कमफ्रेंस के दूसरे पार्ट को टच करती है, तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। नेक्स्ट है कोड। कोड क्या होता है? जिस तरीके से ये हमारा डायमीटर था, ये सेंटर के बीच में से जाता है, तो कोड क्या होती है बेटा? वो भी सर्कल को सर्कमफ्रेंस पर 2 पॉइंट पर टच करता है, 2 पॉइंट पे इसको कट करता है, लेकिन ये सर्कल के बीच में, सेंटर में से नहीं जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोड। अब ये कोड ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से कोड हो सकती है, सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। और जो डायमीटर होती है उसको भी हम कोड बोलते हैं, उसको लार्जेस्ट कोड बोला जाता है सर्कल की। ठीक है, तो ये कोड हो गया। नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस भी हमने देख लिया। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल की बाउंड्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? आर्क। आर्क क्या होता है? ये सर्कल है और सर्कल के यहाँ से ये पॉइंट है, तो ये जो पार्ट है इतना, सर्कल की बाउंड्री का जो ये इतना पार्ट है, इसको बोला जाता है बेटा आर्क। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आर्क। नेक्स्ट है सेक्टर। सर्कल के ये सेंटर से, देखो ये है इसकी आर्क, ये इसकी आर्क है और आर्क के इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जब हम सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आया है इतना पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये होता है। अब सर्कल में 2 सेक्टर होते हैं, देखो यहाँ पीछे जो बन रहा है इसके, तो ये होता है हमारा मेजर सेक्टर, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, और इस पार्ट को बोला जाता है माइनर सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? देखो आर्क से जो पार्ट बनता है सर्कल के अंदर उसको बोला जाता है मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। ठीक है, और सर्कल की कोड से जो सर्कल के 2 पार्ट्स बनते हैं उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। तो ये होता है बेटा सर्कल की कोड से, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, क्योंकि जो छोटा होता है वो माइनर होता है, माइनर सेगमेंट, और ये होता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये होता है मेजर सेगमेंट। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे सर्कल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने
ज़रूर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं, इसका अगला टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। अब एक कॉर्ड के जरिए, कॉर्ड से सर्कल की, जैसे ये एक कॉर्ड है, सर्कल की कॉर्ड से एंगल बनाया जा रहा है एट अ पॉइंट। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो सर्कल की कॉर्ड से कोई भी किसी भी पॉइंट पर एक एंगल ड्रॉ किया जा रहा है। जैसे ये एंगल हमारा सर्कल के सेंटर पे भी हो सकता है, ये एंगल हमारा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो कहीं पर भी ये एंगल हो सकता है हमारा, तो इसको हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है सर्कल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसकी थ्योरम है 9.1। थ्योरम 9.1 में बोला गया है इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो इक्वल कोर्ड्स, जैसे एक आपके पास सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर ये दो इक्वल कोर्ड्स हैं। ठीक है, ये ए, ये बी और ये है बी सी, दो इक्वल कोर्ड्स हैं। तो ये जो इक्वल कोर्ड्स हैं सर्कल की, सबटेंड इक्वल एंगल्स, तो ये क्या करेंगी, इक्वल एंगल्स बना रही हैं एट द सेंटर। सेंटर पर इक्वल एंगल्स ये बना रही हैं। तो इस कोर्ड से ये एंगल बन गया और इस कोर्ड से ये एंगल बन गया। तो जो ये दोनों एंगल्स बने हैं हमारे, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल कोर्ड्स ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, और ये दोनों इक्वल एंगल्स बना रही हैं एट द सेंटर। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, अगर इक्वल कोर्ड्स हैं तो वो सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाएंगी। ठीक है, ये होती है हमारी थ्योरम 9.1। नेक्स्ट है थ्योरम 9.2। If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। अब इसी का रिवर्स है बेटा कि अगर एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स, अगर एंगल्स जो हैं कोर्ड की सर्कल के द्वारा, सर्कल की कोर्ड से एंगल बनाए जा रहे हैं, कोर्ड से एंगल बनाए जा रहे हैं सर्कल पे, और सेंटर पर जो एंगल इक्वल है, तो वो जो हमारी ये जो कोर्ड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। अगर यहाँ पे एंगल ए ओ बी इक्वल दिया गया है आपको एंगल सी ओ डी के, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ए बी कोर्ड है वो सी डी के इक्वल होगी। ठीक है, अगर हमारे एंगल्स कोड के द्वारा जो एंगल बन रहे हैं सेंटर पर, अगर वो इक्वल हैं तो वो हमारी कोड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, ये हमारी थ्योरम 9.2। ठीक है, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, तो सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना कॉर्ड पर। ये हमारी कॉर्ड है, ये सेंटर है, सेंटर से जो ये लाइन आ रही है, ये लाइन क्या है, इस कॉर्ड के ऊपर है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमारी थ्योरम है थ्योरम 9.3। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर आ रहा है, सर्कल के सेंटर से जो ये परपेंडिकुलर है, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ ओ एक्स परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, अगर ओ एक्स सर्कल के सेंटर से एक कोड पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो वो उस कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। थ्योरम 9.3। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 9.4। ये इसी का रिवर्स है बेटा, इसी का कन्वर्स है। देखो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यहाँ पर इसमें हमें बोल दिया गया था, थ्योरम 9.3 में हमें बताया गया था कि ये परपेंडिकुलर है और ये इस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ये एक लाइन ड्रॉ की गई है, सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो इस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है।
ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, तो ये इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 9.5, इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स और सेंटर्स। तो यहाँ पे क्या है थ्योरम 9.5 में, इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसके अंदर इक्वल कोर्ड्स दी गई हैं, ये ए बी और ये सी डी दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल कोर्ड्स हैं एक सर्कल की, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। सेंटर से ये जो ओ है इसको हम ओ का नाम दे सकते हैं, ओ पॉइंट। तो ये जो ए ओ है ये ओ सी के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारी ए बी सी डी के इक्वल है तो जो इनका डिस्टेंस है ए ओ वो ओ सी के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ से ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से जो लाइन बाइसेक्ट करेगी तो वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो एक सर्कल के सेंटर में, एक सर्कल के अंदर की बात हो गई। ठीक है, एक ही सर्कल के अंदर दो कोड हमें दी गई है। अब यहाँ पर दूसरी बात ये भी बोली गई है थ्योरम 9.5 में कि अगर दो हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं, जब उनकी रेडियस इक्वल होती है, सेम रेडियस से जो टू सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल में भी अगर हमें दो यहाँ पर कोड्स दी गई हैं तो इन कोड से इनके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, थ्योरम 9.6, कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इसी का रिवर्स है, कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब कोड्स हैं बेटा, एक ये कोड है और एक ये कोड है, कोड इक्वी डिस्टेंट। अब ये इक्वल डिस्टेंट पे हमें बोला गया है कि ये इक्वल डिस्टेंट पर है। ठीक है, कि इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि इसको आप नाम दे सकते हो कि ए ओ इक्वल है ओ सी पर। ये हमें बोला गया क्वेश्चन में, कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ से ये इक्वल होगा ए बी एंड सी डी। ठीक है, इफ ए ओ इक्वल टू ओ सी देन ए बी इक्वल टू सी डी। नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो एक आर्क से, सर्कल की एक आर्क से, ये होती है सर्कल की एक आर्क से, तो सर्कल की आर्क से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में ये एंगल ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो सर्कल की आर्क से एक तो सेंटर पे एंगल ड्रॉ होता है और सर्कल के रिमेनिंग पार्ट्स में भी हम एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सर्कल की आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम 9.7, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है किसी भी आर्क से, ये सर्कल की आर्क है और आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा डबल होता है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट्स में बने हुए एंगल से। जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है और ये सर्कल की आर्क है, ये सर्कल की आर्क है ए बी। तो यहाँ से एक इसने एंगल बनाया सेंटर पे, ठीक है, और एक एंगल बनाया इसने सर्कल के रिमेनिंग पार्ट्स पे। अब ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट्स पे कहीं पर भी एंगल्स हमारा हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होगा वो हमेशा डबल होगा इसके रिमेनिंग पार्ट्स में बने हुए एंगल से। अगर ये 2x है तो ये x होंगे। ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल का मतलब होता है जैसे ये सर्कल है और इस सर्कल के टू पार्ट्स हमने इक्वल टू पार्ट्स हमने कर दिए हैं, तो ये हमारा सेमी सर्कल है। ठीक है, ये सेमी सर्कल बोलते हैं इसको। तो एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल होता है। ठीक है, ये हमेशा राइट एंगल होगा। तो ये राइट एंगल हमारा इस तरीके से भी हो सकता है एंड इस तरीके से भी हो सकता है। थ्योरम 9.8, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट का मतलब होता है कोड से जो
सर्कल के 2 पार्ट्स किए जाते हैं। कोर्ड से सर्कल के जो 2 पार्ट्स किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो जो छोटा पार्ट होता है वो होता है हमारा माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, अब जो सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये सेम सेगमेंट में है, ऊपर वाले मेजर सेगमेंट में ये दोनों एंगल्स हैं, तो ये हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो एंगल हैं ये दोनों भी हमारे इक्वल होंगे। ये माइनर सेगमेंट में एंगल्स हैं और ये मेजर सेगमेंट में एंगल्स हैं। ठीक है, तो सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होंगे सर्कल के वो हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम 9.9। थ्योरम 9.9, if a line segment joining 2 points subtend equal angles at 2 other points laying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, they concyclic। तो एक लाइन सेगमेंट है, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, if a line segment joining 2 points, यहाँ ये लाइन सेगमेंट है और यहाँ इसने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पे इसके रिमेनिंग पार्ट्स को इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से जो इसके ये जो 4 वर्टिसेस हैं ये हमेशा ये कहाँ पर होंगे, एक सर्कल के ऊपर होंगे। ठीक है, तो दोबारा से इसको करते हैं हम। इफ़ अ लाइन सेगमेंट, जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है, इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं और इक्वल एंगल से बना रहे हैं 2 अदर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम साइड। ये 2 एंगल्स इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं। लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स, तो अब जो ये 4 पॉइंट्स हैं लाई ऑन अ सर्कल, ये एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, ये होती है हमारी थ्योरम 9.9। नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, अ क्वाड्रिलेटरल is called cyclic if all the 4 vertices of it lie on a circle। एक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो ये 4 वर्टिसेस हैं ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है थ्योरम 9.10, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। थ्योरम 9.10 के अकॉर्डिंग सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं जैसे एंगल ए और एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट थ्योरम 9.11। थ्योरम 9.11, if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is a cyclic। if the sum of a pair of opposite angles, तो एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर इनके अपोजिट एंगल्स का सम, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो क्या है, 180 डिग्री है। उसके अपोजिट एंगल्स का सम, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी थ्योरम्स जो हमने सर्कल चैप्टर में यहाँ पे पढ़नी है। सर्कल चैप्टर से इसी को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।